सबको विश्वास दिलाएं कि वो यहाँ पर एकदम महफूज हैं, एकदम सुरक्षित हैं और उनका आदर होना चाहिए, उनकी बातों का भरोसा होना चाहिए, उनके सेंटिमेंट्स का आदर होना चाहिए। ये सब हमारे मूल सिद्धांत हैं। शोषण कई तरह के हो सकते हैं। यौन शोषण, हिंसा, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव या किसी को डराना-धमकाना। इन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा हमारा सामाजिक ज़िम्मेदारी बनती है। हर मेंबर को विश्वास दिलाना कि हम उनकी देखभाल करेंगे, ये हमारा फर्ज़ है। हमारे पुस्तकालय में किसी भी प्रकार का शोषण या भेदभाव बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और बर्दाश्त नहीं होगा। किसी भी बच्चे की पीड़ा और उनकी कंप्लेंट्स पर ना सिर्फ गौर किया जाएगा, बल्कि उनका विश्वास किया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इन इन बातों को क्लियर करना खुद की ऑर्गनाइज़ेशन में, खुद की लाइब्रेरी में कि ना कि जो बच्चा कंप्लेन कर रहा है उसको उसकी बात पर ध्यान दिया जाएगा, पर उसकी बात का विश्वास भी किया जाएगा। इट्स नॉट कि हम उसकी बात को बस सुनेंगे और इग्नोर कर देंगे। नहीं, हमें उनको भरोसा भी दिलाना है कि आपकी बात सुनी जाएगी और उस पर कोई ना कोई एक्शन भी लिया जाए। कार्य इसलिए टीसीए में कुछ ठोस नियम और नीतियां बनाई हैं, जिनका पालन करने के लिए हमारे सभी लाइब्रेरियन, स्टाफ और वॉलेंटियर प्रतिबद्ध हैं। ये नीतियां हमारे लाइब्रेरी में रोजमर्रा की दिनचर्या में प्रयोग होते हैं। सभी लाइब्रेरियन, टीचर और स्टाफ का इन नीतियों से परिचित होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। इन नीतियों से जुड़े कुछ नियम हैं। ये नियम ना सिर्फ डीसीएलपी में, लेकिन हर लाइब्रेरी में या स्कूल लाइब्रेरी में आप अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं। मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं सोनिया मैम। एक मिनट मैम, क्या इन नीतियों से जुड़े कुछ नियम हैं। ये नियम ना सिर्फ टीसीएलपी में, लेकिन आप अपनी लाइब्रेरी या स्कूल्स में आप अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं। ये नियम इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये साफ तौर से सबको बता देते हैं कि आपकी लाइब्रेरी में किसी भी तरीके का नाजायज़ फ़ायदा कोई नहीं उठा सकता है। किसी भी तरीके का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अ, अभी आपको चैट बॉक्स में टीसीएलपी की चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसीज़ का लिंक शेयर कर रही हैं पूर्णिमा मैम, आप उसको बाद में देख लीजिएगा। अब मैं बात करूँगी कि दुनिया भर में और भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, और भी एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जिन्होंने बाल सुरक्षा के बारे में क्या कहा है। तो मैं उसके बारे में बात करूँगी अब। यूनिसेफ जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, बाल सुरक्षा के बारे में क्या कहते हैं? कुछ संस्थाओं ने स्कूल के संदर्भ में गाइडलाइंस दिए हैं, जिन्हें हम लाइब्रेरी में भी यूज कर सकते हैं। यूनिसेफ, जो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के बच्चों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये गाइडलाइंस बनाए हैं और शोषण क्या है उसका क्लियर विवरण दिया है। तो ये यूनिसेफ के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कैसे शोषण को एक्सप्लेन किया है। तो पहला उनका मानना है कि सबसे पहला होता है शारीरिक शोषण, जैसे कि मारपीट। दूसरा, मानसिक शोषण, किसी के साथ क्रूरता से पेश आना या किसी के साथ बेरहमी से पेश आना। तीसरा है यौन शोषण, किसी को भी गलत तरीके से छूना, देखना या बोलना, या किसी को अश्लील फ़िल्म दिखाना। चौथा है किसी को भी इग्नोर करना या किसी भी किस्म की उपेक्षा। तो या फिर इसका मतलब है कि हम किसी को भी इग्नोर कर रहे हैं किसी भी तरीके से, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। 5वीं चीज़ है सेल्फ हार्म। सेल्फ हार्म को भी यूनिसेफ ने शोषण में इंक्लूड किया है। अगर कोई बच्चा अपने आप को चोट
पहुंचा रहा है या पहुंचाना चाह रहा है, तो इसको भी एक तरीके से उन्होंने शोषण में ही माना है। यूनिसेफ के तहत उत्पीड़न इस प्रकार के हैं। पहला है मौखिक या वर्बल, जैसे बच्चों को इरिटेट करना, बार बार गाली देना, अश्लील बातें बोलना, मजाक उड़ाना, डराना धमकाना। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे ही आपस में एक दूसरे को इरिटेट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा कोई अडल्ट हैं, कोई बड़े लोग हैं, वो बच्चे को परेशान कर रहे हैं या उन्हें चिढ़ा रहे हैं या उनसे कुछ गलत बातें कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। दूसरी चीज है सोशल या सामाजिक उत्पीड़न। बच्चे को अकेला छोड़ देना, दूसरों को भी उनसे अलग कर देना, जैसे कि किसी एक ग्रुप से उन्हें बेदखल कर देना बिना किसी वजह के, या कोई वजह भी है तो भी हम किसी को ऐसे ही बेदखल नहीं कर सकते हैं। बच्चे के बारे में गलत अफवाह फैलाना, लोगों के सामने तौहीन करना, किसी एक जाति, धर्म, जेंडर या विकलांग होने के लिए किसी का मजाक उड़ाना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना। तीसरा उत्पीड़न है मारपीट या शारीरिक उत्पीड़न, जैसे कि मारना, थूकना, धकेलना या मुंह चिढ़ाना। शायद आपको ऐसा लग सकता है कि इनमें से कुछ बातें बहुत नॉर्मल हैं। क्या ये सच में उत्पीड़न कहला सकता है? जैसे कि मान लीजिए हमने बहुत देखा होगा कि ऐसे ही खेलते-खेलते बच्चे एक दूसरे को मुँह चिढ़ा देते हैं या धकेल देते हैं। पर क्या ये सब भी उत्पीड़न में आएगा? हम मानते हैं कि हाँ, वो सब बातें जिससे कोई बच्चा सुरक्षित ना हो, वो ठीक से पढ़ ना पाए, लाइब्रेरी में रह ना पाए, उसके बिहेवियर में बदलाव आए, ये सब उत्पीड़न। आपसे बात करूंगी कि कानून बाल सुरक्षा के मुद्दे पर क्या कहते हैं। बाल शोषण और अपेक्षा मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ ही शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए भी हानिकारक है। तो बाल शोषण जो है ये या उपेक्षा जो है, ये सिर्फ यही नहीं है कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है, कहीं न कहीं ये अ शारीरिक और इमोशनल और सोशल विकास को हानि पहुँचाता है। इस देश के कानूनों में चाहे राइट्स एक्ट और मानसिक आप इन कानूनों की डिटेल रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी खुद इन कानूनों के ऊपर रिसर्च किया है। यौन शोषण से सुरक्षित रखने के लिए एक खास कानून बना 2012 में, पॉक्सो या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसके तहत बच्चों, लड़कियों और लड़कों दोनों यौन शोषण शिकार हो सकते हैं और दोनों की सुरक्षा जरूरी है। ये पॉक्सो ने माना है कि ना कि सिर्फ लड़कियां ही, लेकिन लड़के भी, दोनों ही यौन शोषण का शिकार हो सकते हैं और दोनों की ही सुरक्षा जरूरी है। फिलहाल इंडियन पैनल कोड में लड़कों के यौन शोषण को नहीं मानता है, लेकिन पॉक्सो ने माना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कानून में 18 साल से कम उम्र वालों को ही बच्चे या माइनर का दर्जा दिया जाता है। ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि भेदभाव, हिंसा, दुर्व्यवहार बच्चे खुद एक दूसरे पर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ही छोटों के साथ करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे आपस में भी इन सब चीजों से जूझ रहे हों या एक दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हों। इस सिचुएशन में पीड़ित और पीड़ा देने वाले बच्चे दोनों को ही हमारी मदद की जरूरत है और हमारी हमदर्दी
का हक भी है। आप अपनी पॉलिसीज़ आप ऐसे बनाएँ कि ये सारी बातें उनमें एड्रेस हों। अब मैं आपसे बात करूँगी कि आप अपनी पॉलिसी खुद कैसे बना सकते हैं? किन चीज़ों का, किन बातों का, किन पॉइंट्स का आप ध्यान रखना ज़रूरी है, आप बनाते हुए ध्यान रख सकते हैं? इस सवाल के 2 जवाब हैं। पहला है नीति बनाना और दूसरा है लाइब्रेरी नियमों को और अपने खुद के अवेयरनेस को इस ओर केंद्रित करना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी नीति बनाने के ऊपर। नीति बनाना, इसमें आप भारतीय कानून दूसरी पॉलिसीज़ की मदद ले सकते हैं, जैसे टीसीएलपी या कोई और स्कूल या लाइब्रेरी की आप मदद ले सकते हैं। क्योंकि जब टीसीएलपी में चाइल्ड पॉलिसी बनाई गई थी, तो हमारे टीसीएलपी के कुछ सदस्यों ने मिलकर इनके ऊपर बहुत रिसर्च किया था और हमने खुद भी मदद ली थी दिल्ली के स्कूल से, क्योंकि उन्होंने इस विषय ये सेकंड पॉइंट पर जो कि है लाइब्रेरी प्रथा, अ, उसमें सबसे पहले एक बार जब आप नीति तैयार कर लेते हैं, एक बार जब आपने अपनी गाइडलाइंस बना ली हैं, आपकी नीति तैयार हो जाए, फिर अपने स्टाफ, कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ एक ट्रेनिंग करें, जिसमें नीति का हर एक पॉइंट उन्हें अच्छे से समझाया जाए। आप टीसीएलपी की नीति को रेफरेंस में ले सकते हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी आपके बच्चों और कम्युनिटी के लिए खास बनेगी। जब कोई नया जॉइन करे, चाहे वो स्टाफ है, चाहे वो वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो कोई और कर्मचारी हैं, तो आप इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखें कि उन्हें ये नीति दिखाएँ और पढ़ने को बोलें। अगर पॉसिबल हो तो आप बच्चों के साथ भी सेफ्टी ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग आप किसी संस्था के साथ करेंगे तो बेहतर है। चाइल्ड प्रोटेक्शन का काम स्पेशलाइज होता है, हर कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं होता। सेफ्टी ऑफिसर, लाइब्रेरी प्रथा में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आती है कि सेफ्टी ऑफिसर, एक सेफ्टी ऑफिसर तैनात करें। अगर आपके स्कूल या लाइब्रेरी स्टाफ में से कोई ये रोल निभा सकता है तो उन्हें सेफ्टी ऑफिसर बना दे। जब लाइब्रेरी में कोई भी सिचुएशन आए जो लाइब्रेरियंस के एक्सपीरियंस के बाहर है या काफी सीरियस है, तो सेफ्टी ऑफिसर का इन्वॉल्व होना बहुत ही जरूरी है। सेफ्टी ऑफिसर आपकी बाल सुरक्षा नीति में एक्सपर्ट होता है। सिचुएशन को संभालना, समझना और उस पर कार्रवाई करना उन्हें पता है, उन्हें उसकी जानकारी है। जैसे कब आप जैसे कब अपने आप सॉल्व करना है, कब पॉलिसी या किसी और को इसमें इन्वॉल्व करना है, किसी और अथॉरिटी की मदद लेनी है या पुलिस को इन्वॉल्व करना है, तो उन्हें अच्छे से मालूम है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से डील करना है और कहाँ-कहाँ पर नीति में बदलाव लाने की ज़रूरत है, ये भी सेफ्टी ऑफिसर को मालूम होगा। लास्ट चीज लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, पोस्टर। लाइब्रेरी स्कूल में पोस्टर लगा दे कि इस जगह में हम एक दूसरे के आदर करेंगे, भेदभाव या दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। पोस्टर में ये डालना ज़रूरी है कि अगर किसी को कभी भी कोई शिकायत है या वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो वो किसके पास जा सकते हैं। पोस्टर में ये बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अ, बच्चे वो चीज़ फेस कर रहे होते हैं, उन चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, पर लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता कि एग्ज़ैक्टली उन्हें किसके पास जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए। तो एटलीस्ट वो पोस्टर उन्हें अच्छे से समझा पाएगा। क्या पता कभी उन्हें वो चीज़ कन्वे नहीं हो पाई है, तो एटलीस्ट उनके सामने हमेशा वो रहेगा, जिसमें उन्हें पता रहेगा कि अच्छा, अगर कहीं वो अनसेफ फ़ील कर रहे हैं, कहीं वो किसी परेशानी में हैं, तो वो किससे जाकर सबसे पहले कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनकी बात के ऊपर ध्यान भी दिया जाएगा
उनको समझा जाएगा, उनकी बात को सुना जाएगा और विश्वास किया जाएगा। पोस्टर बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कई बार हम कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि क्या ये सिचुएशन गंभीर है या नहीं? क्या इसमें खतरा है या नहीं? अगर पोस्टर और नीतियाँ हों, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। हम खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमें मालूम होता है कि कहाँ पर क्या स्टेप्स लेने हैं और कौन-सी चीज़ें या कौन-से सिचुएशंस हैं, वो उस बाउंड्री के अंदर ही है या उस बाउंड्री को क्रॉस कर रही है। आई होप पूर्णिमा मैम ने आपके साथ टीसीएलपी का पोस्टर शेयर किया होगा, जो चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर है। यस, स्क्रीन पे भी ये शेयर हुआ है। ओके। तो अब हम 4 अलग सिचुएशंस, 4 अलग सिनेरियोज़ के बारे में बात करेंगे। हेलो मैम। मैम आज क्या ही वर्कशॉप की आपने? थी ना अच्छी वर्कशॉप? मैम बहुत ज़्यादा अच्छी वर्कशॉप थी। मैं आपको बताऊँ, मैंने भी 2-3 पोएम लिख रखे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप एक काम करिएगा, आप अपनी पोएम्स को लाइब्रेरी लेकर आइएगा। नो मैम, मेरे वो डायरी में है, मैम घर पे रहती है वो डायरी। आप मेरे घर चलो, घर पे बैठ के चाय के साथ मैं आपको अपनी पोएम सुनाऊँगा। चलोगे मैम घर पे? अरे चलो ना मैम। मुझे आपका मेंबरशिप रिकॉर्ड अपडेट करना है, क्या आप मेरे साथ 2 दिन आ सकते हैं? यस मैम। संगीता, मैंने नोटिस किया आप थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे। आर यू ओके? एक्चुअली मैम दैट गाय वाज स्टेयरिंग एट मी। थोड़ा सा मुझे लगा कि बार बार घूर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों, अच्छा नहीं लगा। ठीक है। तो हम सब अलग अलग ग्रुप्स में बटे थे, हमारे पास 4 सिनारियोस थे। अगर मैं अलग अलग ग्रुप्स के फैसिलिटेटर्स या ग्रुप्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने सिनारियोस के बारे में आप थोड़ा सा शेयर करिए कि आपकी क्या सोच रही उस सिनारियो के अराउंड। तो पहला सिनारियो था जब बच्चा किसी के लाइब्रेरियन के गोद में आके बैठ जाता है। तो कोई प्रेजेंट करना चाहेंगे कि उनके ग्रुप में क्या हुआ और क्या बातचीत हुई? कौन था फैसिलिटेटर इस ग्रुप में? मैं था। जतिन शेयर करेंगे हमारे ग्रुप। जतिन आप ग्रेट, कर सकते हैं शुरू। ग्रेट। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। हेलो। तो हमारे ग्रुप में जो सिनेरियो था उसमें ये था कि एक बच्चा है जो रीड अलाउड के टाइम अपने जो रीड अलाउड करने वाला वॉलंटियर है उसकी गोद में बैठना चाहता है। तो हम सब लोगों ने अपनी अपनी थॉट्स रखे, जिसमें एक थॉट ये भी था जो कि मेरा ही था कि अगर हम वहाँ पे उस बच्चे को अलाउ करते हैं कि हाँ वो आके ऊपर बैठ सकता है, तो इन फ्यूचर कभी जरूरी नहीं लाइब्रेरी में, बट कहीं बाहर किसी स्ट्रेंजर के साथ वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि क्या वो उनके ऊपर बैठ सकता है, और वो शायद जो वो सिनेरियो होगा वो मे बी नेगेटिव कोई एक्शन की तरफ उसको डायरेक्ट कर सकता है। और फिर हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये सारे सिचुएशंस बहुत ट्रिकी हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में आने वाले जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं
वो लगभग सभी लोग जो चाइल्ड पॉलिसीज हैं उनको पढ़ के आते हैं और उनको मालूम है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करना है। बट क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे हैं, तो उन्हें नहीं मालूम है कि अभी क्या सही है और क्या गलत है। तो इस वजह से मेजॉरिटी का ओपिनियन यही था कि हमें उस बच्चे को समझाना चाहिए कि ऊपर बैठना एक सही डिसीजन नहीं होगा, और बल्कि सभी बच्चों के साथ बैठे। और एक जो और थॉट आया था किसी मेंबर से कि अगर वो बच्चा उस वॉलंटियर के गोद में बैठता है तो बाकी सारे बच्चे कॉम्प्लेक्स फील कर सकते हैं कि ये वाला बच्चा उन मैम के बहुत ज्यादा क्लोज है और हम क्यों नहीं है। तो एक वो डिफरेंस की जो फीलिंग है, क्योंकि हम लाइब्रेरी में हम बात करते हैं कि वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर सेम, तो वो बाकी बच्चों के मन में वो सवाल आ सकता है कि हम क्यों नहीं बैठ सकते या हमें क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा। तो कंक्लूजन यही था हमारे सेशन का। आई थिंक एक दो पॉइंट्स और भी थे जातिन या कोई और उस ग्रुप से अगर उस बारे में बात करना चाहें। सुमित, आप कहना चाहेंगे? हाँ, एक ये भी था कि हम इस पे भी डिस्कस करते थे, क्योंकि ये एक बहुत ट्रिकी सिनेरियो है कि बच्चों को गोदी में हम नहीं बैठा सकते। इसके हर लाइब्रेरी में, मतलब हम सब लाइब्रेरीज अपने अपने नियम कुछ बना सकते हैं चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड, तो उसमें इंक्लूड हो सकता है। बट इम्पोर्टेंट ये भी था, जैसे हमने हेड स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में आपको बताया, तो हमने TCLP ने ये फैसला मतलब बहुत सोच के भी लिया था कि जो हेड स्टार्ट के बच्चे हैं उनको, मतलब उनको हम गोद में बैठा सकते हैं उस एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के दौरान। तो क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम सभी पूरे ग्रुप के साथ चल रहा है, तो उस डिसीजन को बहुत सोच के लिया गया, एक ये था। और शायद प्राची मैम एक चीज़ हमने ये भी डिस्कस की थी कि क्योंकि जतिन ने वो कवर कर दिया है कि इक्वल वाला और बाकी चीज़ें, एक चीज़ और ये थी कि एज अ लाइब्रेरियन आपकी क्या जिम्मेदारियां बन जाती हैं ऐसी सिचुएशन में। ये सिर्फ एक बच्चे का सिनेरियो है, बट अगर हेलो, आवाज नहीं आ रही है? मैं सुन पा रही हूँ। युगा, के आपके आप एक बार चेक करेंगे इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? तो एक ये भी है कि एज अ लाइब्रेरियन आपको वो जिम्मेदारी समझनी है, क्योंकि चाइल्ड सेफ्टी की जब हम बात करें तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप वो एक बारीक लाइन उनके साथ मेंटेन रखिए, उनके साथ उस कॉन्वर्सेशन पे आते रहिए। इन सब चीज़ों के कॉन्वर्सेशन आपकी लाइब्रेरी में चलते रहने चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके के कॉन्वर्सेशन, मतलब ये मुश्किल बातें जो हैं ये आपकी लाइब्रेरी में होती रहनी चाहिए। इससे रिलेटेड वर्कशॉप्स हो सकती हैं, इससे रिलेटेड कहानियां भी हो सकती है जिनके रीड अलाउड आप कर सकते हो, ऐसी कोई सिचुएशन आपके आसपास आती है। शायद प्राची मैम यही सब था, अगर कुछ भी रह गया तो आप आई थिंक एक छोटा पॉइंट ये था जो आई थिंक थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमने बात की कि शायद हेड स्टार्ट जैसे प्रोग्राम में, जो कि हमने बहुत कॉन्शियसली बहुत डिबेट के बाद डिसाइड किया कि जैसे गोद में बिठाना अलाउड है, तो वो ट्रांजिशन बहुत मुश्किल होता है कि क्या हम कहें कि अच्छा अब आप 6 साल के हो गए, अब आप हेड स्टार्ट प्रोग्राम में नहीं है तो अब ये अलाउड नहीं है। तो आई थिंक वो जो ट्रांजिशन होता है वो वाला पार्ट काफ़ी ट्रिकी होता है, और उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है और कैसे कम्युनिकेट करना है वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन की कुछ किस किस सिचुएशन में इस तरीके का एक फिजिकल अफेक्शन शो करना ठीक है और किस सिचुएशन में नहीं है, वो कम्युनिकेट करना काफ़ी मुश्किल है पर बहुत ज़रूरी है। हम अगले सिनारियो में जा सकते हैं। तो अगला अगला सिनारियो था, एक मिनट, अरे मेरा वो, सॉरी, कोई और बता सकता है अगला सिनारियो कौन सा था? आई थिंक वो घर जाने का था, कि लाइव वर्कशॉप के बाद। मैडम, हाँ 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 हाँ, मुझे एक बात बोलना था पहले सिनेरियो के। तो जब अलाउ रीडिंग सेशन होगा ना, तो उसके पहले हम कुछ रूल रेगुलेशन भी सेट कर सकते हैं बच्चे के साथ को, कैसे आप व्यवहार किया जा सकता है, कैसे हम बैठेंगे। फिर कॉफी सिचुएशन के हमको तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ता है, इसीलिए पहले से कुछ रूल रेगुलेशन करने से तो बच्चे किसी के गोद में नहीं बैठेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, that is a good point, that is a valid point. नेक्स्ट सिनारियो था, आई थिंक सोनिया का ग्रुप था, जिसमें वर्कशॉप के बाद बच्चा बहुत एक्साइटेड है अपनी पोएम दिखाने के लिए, वो लाइब्रेरियन को बोलता है आप मेरे घर आ जाओ।
मैम आप हाँ शेयर जी कर, पूनम आपके ग्रुप में कौन था, अगर कोई और था तो वो शेयर कर सकते हैं। हाँ जी पूर्णिमा मैम, सेकेंड सिनेरियो में यही था कि एक वर्कशॉप एंड होती है और बच्चा बहुत खुश होता है उस वर्कशॉप को अटेंड करके, एंड उस वर्कशॉप के बाद वो लाइब्रेरियन को रिक्वेस्ट करता है अपने घर के लिए, घर आने के लिए इनवाइट करता है, जहाँ पर वो उन्हें बैठकर अपनी पोएम्स, अपनी स्टोरीज सुनाना चाहता है। सो आई थिंक अगर शिवम इसके बारे में बता पाए तो बेहतर होगा। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो बच्चा अगर कहता है, क्योंकि मैम बच्चों की जिद होती है, हम की जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैम हम चलना है तो चलना है आपको। अब हम बच्चों की जिद ऐसी भी होती है कि लगता है कि कन्विंस कर ही लेंगे कि आप तो लेके चले ही जाएंगे। तो हमें वही कि बच्चों को मतलब ऐसा करना है कि उनके जिद पे ऐसे नहीं कि हमें जिद पे हम उन्हें थोड़ा डांट देंगे तो वो और जिद्दी हो जाएंगे। हम जिद पे अगर उन्हें कुछ बोलते हैं तो वो कहेंगे ये मैम ऐसी है, मेरे को उनसे बात नहीं कर रहा, तो वो और भी जिद्दी हो जाएंगे और भी गुस्से वाले हो जाएंगे। फिर ऐसा नहीं करना हमें, तो हमें उनसे प्यार से बात करना है कि उन्हें समझाना है कि नहीं कर सकते हम ये यहाँ। आप लाइब्रेरी में अपनी पोएम्स लेके आए, हम आपके साथ आपके दोस्तों को भी बैठाएंगे, उनके साथ आपकी पोएम शेयर करेंगे, एक साथ सुनेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। तो मैम उसके अंदर भी थोड़ा आएगा हाँ कि मैं अपने दोस्तों को भी अपनी कहानी दिखाऊंगा। तो मैम उसके अंदर भी थोड़ा मतलब वो डेवलप हो जाएगा कि दोस्तों के साथ बैठूंगा, मैम भी मेरी कहानी सुनेंगी, दोस्त भी कहानी सुनेंगे। तो मैम एक उसके अंदर आएगा कि हाँ मैं लाइब्रेरी ही आ जाता हूँ, अपनी पोएम लेके घर पे ले जाने का क्या फायदा, मेरी पोएम खाली मैम ही सुन पाएंगी और लोग तो कोई सुन नहीं पाएंगे। तो मैम एक हम ये भी डेवलप कर सकते हैं उसके अंदर कि आप लाइब्रेरी आए, हम सारे साथ में मिलके आपकी पोएम सुनेंगे। और यही कि मैम बच्चों का होता है कि बच्चे मना लेते हैं जल्दी से कि मैम चलना है तो चलना है, तो हमें वो भी नहीं करना है कि उनकी बातों को मानना नहीं है। बच्चे मनाने में बहुत तेज होते हैं, तो हमें मानना नहीं है उनकी बातों को, प्यार से, बिल्कुल प्यार से काम करना है मैम। और अगर हम इन फ्यूचर अगर मान ले जाते हैं उनकी बात, तो मैम फिर उनके लिए ना फिर ये आसान हो जाएगा कि वो आगे भी चल के हमें कभी भी किसी चीज के लिए मना सकते हैं। उन्हें लगेगा कि ये तो मेरे घर चली गई थी मैम, अगर मैं इन्हें कुछ और भी बोलूंगा कहीं खाने पीने के लिए, ले जाने के लिए, कहीं जाने के लिए, तो भी वो वहां जा सकती है मेरे साथ। तो मैम ये उसके अंदर मतलब माइंडसेट ऐसा बन जाएगा उसका कि अगर आज उन्होंने हाँ कर दिया तो वो आगे भी हाँ कर ही देगी। यही सोच थी मैम। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब आ जाती है, जैसे एक हम लोगों ने अपने लाइब्रेरी में एक रूल कायम कर लिया, एक नियम बना लिया है कि कोई स्पेशल रिलेशनशिप अलाउड नहीं होगा कि आप किसी बच्चे के साथ सिर्फ उस बच्चे के साथ कहीं पे अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं लाइब्रेरी के बाहर, या उसे कोई गिफ्ट दे रहे हैं या उससे कोई गिफ्ट ले रहे हैं। क्योंकि हमारे माहौल में ऐसी चीजें बहुत डेंजरस हो जाती हैं, क्योंकि ये एक अच्छा तरीका हो जाता है कि अगर किसी के मन में कोई गलत ख्याल है तो ये पर्सनल रिश्ता बनाकर वो गलत ख्याल को अपने अंजाम तक ले जा सकते हैं। लेकिन आई थिंक हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो रूरल एरियाज या गांव में काम करते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप्स अलग होते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि उनकी क्या सोच रही होगी इस सिनारियो को लेके कि क्योंकि वहां तो गांव में जैसे लोग सबको जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो उस सिचुएशन में उनको क्या लगता है इसके बारे में। मैं बस ऐसी क्यूरियस हूँ, मेरे मन में सवाल है ये दूसरा सिनारियो लेके। अगर कोई शेयर करना चाहे जो गांव में काम करते हैं। अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं आप और म्यूट पर हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। Yeah, right. Come here and tell them. Come. जो आप बोल रहे थे ना वही बोलो। So we all हम सब थोड़े गांव में ही काम करते हैं। हाँ तो प्लीज शेयर करिए। मैं शेयर करने वाली। दूसरा सिनारियो कैसा लगा आपको? बहुत रियल लगा। बहुत रियल लगा क्योंकि हम गांव में ही काम करते हैं, यहाँ तो जाते रहते हैं हम एक दूसरे के घरों में। मगर स्कूल तो सबके लिए सेम होता है, वहाँ ना कोई अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, जो भी बच्चे होते हैं सेम होते हैं। कोई एक पर्सनल बोले कि आपने हमारे घर में आना है
मेरा काम चेक करना है, ये करना है, वो करना है, उसको हम बहुत प्यार से समझाएंगे कि हम दूसरी बार आपके घर में आ सकते हैं, और काम के लिए आपको स्कूल आना पड़ेगा। आप कभी सोचते हैं कि जैसे कि किसी बच्चे को अगर तो कभी वो खतरे वाली फीलिंग नहीं होती है आपको फिर आपके बच्चों के साथ, या आप कैसे ध्यान रखते हैं उस सिचुएशन का, क्योंकि काफी बाहर से टीचर्स भी आते हैं राइट, जो गांव के नहीं है आते हैं तो सारे आते हैं और अभी भी प्रेजेंट भी है, मगर उनको बहुत अच्छे से हम समझाते हैं कि हमें बहुत सारे दूसरे काम है, हमें टाइम नहीं आपके घर में काम चेक करने का है, तो कभी खाने शाने के लिए आएंगे मगर काम के लिए नहीं आएंगे। You can come to school and show them our बट ऑल्सो जो हम बाहर से आते हैं, हमारा पॉलिसी है जब बच्चे बुलाते हैं घर आने के लिए, वी हैव टू से नो। हमको जब वॉलंटियर ट्रेनिंग होता है, जो 2 दिन का ट्रेनिंग वो जो भी होता है, उसमें हमें क्लियरली समझाया गया है कि जब बच्चे बुलाते हैं हमें उनके घर, हम नहीं जाते, बट वी हैव टू टेल देम। हम बहुत प्यार से समझाते हैं बच्चों को कि इट्स नॉट अबाउट, आई एम ट्राइंग टू टॉक इन हिंदी, बच्चों को समझाते हैं कि हम उनसे ज़्यादा कूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर हम स्कूल में मिलेंगे, स्कूल में बातें करेंगे, एंड लाइक यू सेड, नो स्पेशल रिलेशनशिप्स, नो पर्सनल रिलेशनशिप्स, इट्स ऑल इन स्कूल। हाँ, आई थिंक इसमें चाहे गांव में हो या शहर में एक बात निकल के आ रही है कि अगर बच्चों को कुछ शेयर करना है या उनको ऐसे लग रहा है कि लाइब्रेरियन या टीचर के साथ ही शेयर करना है, तो वो स्कूल या लाइब्रेरी के स्पेस में ही हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो इस स्पेस के बाहर शेयर करना जरूरी है। तो थैंक यू सो मच हाजी पब्लिक स्कूल, आपने बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव दिया। अभी हम तीसरे सिनेरियो बस की ओर मुझे एक लाइन बोलनी है मैम भी कुछ बोलो, कहना बोलो, चाह बोलो। रही थी। ओके, एंड सुमित। सॉरी बस आई एम सो सॉरी। पहले सुमित। मुझे हाँ ठीक है, मतलब मैं बोलता तो जैसे शिवम ने बोला ना कि कई बार बच्चे कन्विंस कर लेते हैं, बच्चे जिद करते हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है अगर हम बच्चों को ये सेंटेंस बोल के भी बोल सकते हैं कि नहीं, ये लाइब्रेरी का नियम नहीं है, मतलब लाइब्रेरी में ऐसे अलाउड नहीं है, तो हम नहीं कर सकते ये, आप लाइब्रेरी में आके मतलब हम बोल सकते हैं कि कुछ नियम है जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ और आप भी फॉलो करेंगे, हम लाइब्रेरियंस करते हैं, आप मेंबर्स करेंगे, तभी हमारी ये पूरी कम्युनिटी लाइब्रेरी है। इसलिए ये कम्युनिटी लाइब्रेरी हम मिलके इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, तो हम ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कई बार एक डर आता है ना कि बच्चों के सामने ये नियम की बात करेंगे तो कहीं वो डर ना जाए, तो कुछ चीजें में हम बोल सकते हैं कि ये एक नियम है जिसको हम मान रहे हैं, तो हमें मानना है। जैसे अभी हम मास्क के लिए तो बोल रहे हैं बच्चों को मास्क पहनो, वो जरूरी है, वो सुरक्षा के लिए हम बोल सकते हैं। मैं भी यहाँ कुछ ऐड करना चाहूंगी। हाँ वैभवी बोलिए। जी, हमारी जो लाइब्रेरी है वो भी गांव में है, और वहाँ पे माहौल ऐसा है कि मतलब जो लाइब्रेरी संभालते हैं, देखते हैं, वो गांव की ही एक मतलब एक बड़ी व्यक्ति है, दीदी है वो। तो उनके घर पे बच्चों का आना जाना और वो बच्चों के घर में आना जाना, मतलब गांव में वो किसी भी चीज को लेकर, मतलब वो इनफैक्ट ऐसे होता है कि जब वो लाइब्रेरी में भी आते हैं तब वो उन्हें मतलब किसी की वो आंटी लगती है, किसी की मासी लगती है, तो वो उसी नाम से उन्हें बुलाते हैं, आंटी या मासी ऐसे। तो फिर वहां हमने उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि उन्हें किसी स्पेसिफिक पोजीशन या किसी स्पेसिफिक नाम से बुलाना है, क्योंकि उनका रिलेशन उस व्यक्ति के साथ पहले से ही था। लाइब्रेरी बाद में आई, बाद में एग्जिस्ट किया, तो हमारा ऐसा है कि हमें वो उन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो उसको नहीं हिलाना है, बट डेफिनेटली लाइब्रेरी के जो रूल्स है वो लाइब्रेरी में है, और वो शायद रूल्स या वो जो प्रैक्टिसेस है या वो जो हैबिट्स है वो शायद लाइब्रेरी के बाहर जाएंगे तो वो अलग होंगे, जब तुम दोनों का रिश्ता शायद अलग होगा। काफी बार ऐसे होता है कि जब बाहर से कोई वॉलंटियर आता है ना, तो वो गांव में ही रहते हैं, रुकते हैं, मतलब हम वही सोचते हैं कि वहाँ पे गांव में रुकना ज्यादा जरूरी है, ताकि वो समझ सके कि क्या सिनेरियो है, कि किस अगर हम कोई चीज किसी जगह पर कर रहे हैं तो उस जगह को समझने के लिए वहां रहना जरूरी है। होता ऐसा है कि बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि कोई आया है तो वो किस तरह से रह रहा है या क्या हो रहा है उनके साथ, तो वो काफी बार बच्चे विजिट करते हैं उनके, वो जहाँ रह रहे होते हैं वहां पर। हमने मतलब ये चीज
हम भी बताते हैं वॉलंटियर्स को कि आपको कुछ उनके साथ रिलेशन ये नहीं करना है, या जैसे गिफ्ट्स की बात हुई वो भी हुई, बट बच्चे फिर भी आते हैं और फिर वो रिलेशन बिल्ड होता है, ऐसे दिखता है। और तो इस मामले में किस तरह से चीज़ों को कुछ हद तक या जो भी है वो किया जाए, क्योंकि गांव में जैसे कहा कि वो माहौल ही है उस तरह का कि कोई नया व्यक्ति आया है तो उसे जानने के लिए वो जो प्रोसेस होता है वो। कोई आंसर करना चाहेगा एक्चुअली जो रूरल स्पेस में या इस काइंड ऑफ स्पेस में एक्सपीरियंस रखता है? और हम थोड़ा अभी फास्ट भी चलेंगे क्योंकि 2 और सिनेरियोस बचे हैं और हमारे पास आई थिंक 3:30 हो गए हैं, लेकिन कोई ऑफर करना चाहेगा इसमें कि हम क्या सोल्यूशन दे सकते हैं? सोल्यूशन तो नहीं, पर सोच क्या हो सकती है? आई थिंक हाजी पब्लिक स्कूल से हमने ये सीखा है कि जब कोई बाहर से आते हैं स्पेशली, तो रूल्स या नियम उन पे भी थोड़े से लागू होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हमेशा बच्चों को डिसाइड करना है, एक्चुअली बच्चों को डिसाइड कम करना है, अडल्ट्स को डिसाइड ज़्यादा करना है। तो कुछ बेसिक गाइडलाइंस होते हैं जो बाहर से आते हैं, अगर आपके लाइब्रेरी या स्कूल के थ्रू आए हैं वो ड्यूटी करने के लिए, तो एज पार्ट ऑफ द ड्यूटी उनके कुछ बाउंड्रीज आपको पहले से सेट करने होंगे। फिर जैसे सुमित ने बोला, इसमें कोई खराबी नहीं है कि वो बच्चे को बोले कि नहीं स्कूल में तो ये रूल है। तो वो स्कूल के रूल या लाइब्रेरी के रूल को बता के बच्चों के साथ वो एक डायलॉग हुआ हो सकता है। आई थिंक इसमें कम्युनिटी वॉक की भी एक रोल है कि कई बार जब बच्चों के अंदर ये भूख है कि हम उनके माँ बाप से मिले, उनके फैमिली से रिश्ता बनाए, उनके घर देखे, यानी उनको और ज़्यादा जाने, जिस तरह से वो हमारे लाइब्रेरी के अंदर हमें जान रहे हैं एक तरह से, वो बदले में या वापस में एक ऑलमोस्ट बराबरी की सोच से वो हमसे मांगते हैं, कभी जिद भी करते हैं कि हम आ जाएं। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे लाइब्रेरी का नियम है, आपकी सुरक्षिता के लिए है ये नियम, तो सुरक्षिता के लिए। बट मैं ज़रूर आपके माँ बाप से मिलना चाहूँगी अगले बार जब मैं कम्युनिटी वॉक में, लाइब्रेरी का प्रोग्राम है कम्युनिटी वॉक, हम सब मिल के निकलते हैं। उस दिन हर घर में जो हमारे सामने घर है उसमें खटखटाएंगे, तो ज़रूर आपके घर में भी। कई बार बच्चे इसको सुन के सहमत हो गए हैं, सेटिस्फाइड थे कि हमने उनकी बात सुनी। अब हम तीसरे सिनेरियो में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा सिनेरियो जो था उसमें शारीरिक शोषण क्लियरली था, जिसमें बच्चा जो है लाइब्रेरी में जब आता है तो ना सिर्फ उसके चेहरे से के घाव से दिखता है, पर वो बताते भी हैं लाइब्रेरियन को कि मेरे पापा ने मुझे कल रात को बहुत मारा और अब मुझे दर्द हो रहा है। तो इस केस में लाइब्रेरियन जो है वो बोलती हैं ओ आई एम सो सॉरी, उसको एक्नॉलेज करती हैं और ये भी बोलती हैं कि अब मैं जाके सेफ्टी ऑफिसर से बात करूंगी। और बच्चा बोलता है नहीं मैम प्लीज किसी को मत बताइए। तो हमारे ग्रुप से अगर कोई इस मतलब बेसिकली बताना चाहता है शॉर्ट में कि क्या डिस्कशन हुआ था और क्या बातें ऊपर आई थी, ऐसे कोई नहीं कि सोल्यूशन बताना है, जस्ट डिस्कशन। अगर हाजी से बताना चाहेंगे? Yes, ma'am, we are ready. Oh, great, I love it. Okay, please. यस मैम, मैं तो सहमत हूँ कि हमें सबसे पहले तो सिक्योरिटी को बताना चाहिए बच्चे के बारे में। हमारे ग्रुप की तरफ से हमारा सबका यही डिसीजन है कि हमें बच्चे की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम छोड़ देंगे बच्चे को। और सबसे बड़ी बात है, हमें पहले अपने स्कूल के मैनेजमेंट से बात करनी होगी इस बारे में कि ऐसे ऐसी बात हुई है, हमारे बच्चे को मारा है तो क्यों मारा है। पहले तो हमें कंफर्म करना चाहिए उसके पेरेंट्स के बारे में कि वो हर रोज बच्चे को ऐसे ही टॉर्चर करते हैं, या एक दिन अगर गुस्से से हो गया है तो हम थोड़ी छूट दे सकते हैं, नहीं तो हमें मैनेजमेंट से अच्छे से बात करके और अच्छे से उनको हैंडल करके, तो फिर जो भी मैनेजमेंट का फैसला हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड का फैसला हो, तो हमें उनसे ये कंफर्म करना चाहिए कि बच्चे अनसेफ फील ना करें।
सीक्रेट नहीं रख सकते हम इन बातों को कि हम नहीं किसी को बताएंगे। बच्चे ने अगर हमसे शेयर किया है तो बहुत अच्छी बात है, हम और फ्रेंडली उससे हो सकेंगे जितना हमसे हो पाए कि बच्चा हमसे अपने बारे में और बताए। तो अगर हमें लगे कि नहीं बच्चा बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, डिप्रेशन में आ रहा है, तो हमें कोई ना कोई स्टेप ज़रूर उठाना चाहिए बच्चे के लिए। थैंक यू मैम। इसमें इसमें आपने बहुत एक तो बात बोली कि हमें उसको कंफर्ट देना चाहिए सबसे पहले बच्चे को। हम और किसी ने ग्रुप में ये भी बोला था कि अगर उसको कोई मेडिकल इशू है, जैसे अगर घाव पे कुछ लगाना है, वो सब भी लाइब्रेरियन उसकी थोड़ी देखभाल रख सकता है। अगर पास में बिठा के अपना लाइब्रेरी का काम करना है तो वो सब भी हो सकता है। उस पे दबाव नहीं डालेंगे कि अच्छा ये ही बताना है, ये नहीं एग्जैक्टली बताओ 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 क्या हुआ, दबाव नहीं डालना है। और एक और जो बात आपके ग्रुप में डिस्कस हुई थी, जो आपने अभी बोला कि कोई कभी हम प्रॉमिस नहीं करेंगे कि नहीं नहीं ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि उस बच्चे को मदद दें, और कभी कभी उस मदद का मतलब है कि हमें आगे जाके किसी अथॉरिटी को बताना पड़ता है। और जरूरी बात जो बोली आपने कि अगर आपके पास आपके संस्था में या स्कूल में सेफ्टी ऑफिसर है या मैनेजमेंट में कोई ऐसा है जो जिसके पास आप ये बात ले जा सकते हैं, तो आपको शेयर करना चाहिए। मैं थोड़ा जल्दी भी बता दूं, इस ग्रुप में वही बात फिर से उभर के आई थी। एक सर थे, उन्होंने बोला था कि शायद पेरेंट्स के पास जाके हम बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ से वो आते हैं गांव में, शायद वो नॉर्मल होता है कि बच्चों को मारा जाता है जब पेरेंट्स बच्चों से गुस्सा हो जाते हैं, तो हम जाके पेरेंट्स को समझा सकते हैं या बात कर सकते हैं। वो एक तरीका है। पर उसका एक और साइड हमने डिस्कस किया कि कभी-कभी जब हम वापस बच्चे की सिचुएशन को वापस पेरेंट के पास ले जाते हैं जिस पेरेंट ने उसको मारा, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम उस बच्चे को और खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं कि आप तो चले गए पेरेंट से बात करके, लेकिन आपके जाने के बाद फिर उसको मार पड़े या कि तुमने क्यों बताया टीचर या लाइब्रेरियन को। तो ये थोड़ा हमें आराम से सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसीलिए नीतियां बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग एरियाज हैं। थैंक यू सो मच हाजी पब्लिक स्कूल। ग्रेट। लास्ट हमारा था ग्रुप 4 में, वो था कि कोई किसी को घूर रहा है और उसको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है लाइब्रेरी में, तो इसके साथ क्या किया जाए। तो ये आई थिंक मृदुला का ग्रुप था, तो अगर उस ग्रुप में से कोई शेयर करना चाहे तो प्लीज आ जाइए। बत्सला मैम ने कहा कि वो ग्रुप के बिहाफ हमारे सबके सोच बताएंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस बत्सला मैम, हम सुन पा रहे हैं आपको। थोड़ी धीरे आ रही है बट हम सुन पा रहे हैं। जी मैम, हमारे ग्रुप का सिनेरियो था कि अगर कोई मेंबर दूसरे मेंबर को घूर रहा है और दूसरे मेंबर को अनकंफर्ट या नर्वसनेस फील हो रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो हमारे ग्रुप में डिस्कस हुआ था उसमें ये निकल के आया था कि कभी कभी हमें ऐसा ही लगता है कि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे मेंबर को नर्वसनेस या अनकंफर्ट फील हो रहा है, तो उसके लिए हमें उनसे बात करनी चाहिए। जो जिसको नर्वसनेस फील हो रही है उस मेंबर से जाकर के बात करनी चाहिए, उसको कंफर्ट फील करवाना चाहिए। और दूसरा था कि दोनों मेंबर से अलग अलग बात करके उन दोनों को समझाना चाहिए, और अगर ये बात बार बार रिपीट हो रही है तो उनके लिए हम कोई वर्कशॉप भी कंडक्ट करा सकते हैं। और तीसरा ये था कि इस चीज़ को हमें समझाने के लिए हम पोस्टर के जरिए भी उन मेंबर्स को समझा सकते हैं। जो भी मेंबर्स हमारी लाइब्रेरी में आ रहे हैं, पोस्टर्स के जरिए भी उनको ये बात समझा सकते हैं, जिसमें कि हम सीधे इल्जाम लगा करके बच्चों पे उनको कंफर्ट फील कराएं कि हम सबकी जिम्मेदारी है, ये सभी का लाइब्रेरी में तब हम सुरक्षित महसूस करते हैं या हमें सभी को सुरक्षित महसूस करवाना है। ये किसी एक की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है, और हम में से किसी एक को भी जज करने का कोई हक नहीं है। और जो भी अब हमारे पास लाइब्रेरी में ये इंफॉर्मेशन शेयर करता है,
तो उसको सबसे पहले हमें थैंक यू करना चाहिए और आगे के लिए भी उसे आश्वस्त करना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आती है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक हमसे शेयर कर सकते हैं। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और फिर हम मिल करके वर्कशॉप में सभी मेंबर्स को एक सोचने का मौका भी दें। बाकी कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। कुछ छूट गया हो तो मृदुला मैम आप ऐड कर सकते हैं। आपने अच्छे से समराइज किया, यही हमारी बात थी। आई डोंट थिंक कि कोई भी पॉइंट रह गया। हमने ज़्यादा जोर इस चीज़ पे डाले थे कि एक पॉलिसी हो और पोस्टर भी यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि इसमें हमारी अपनी सोच से हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नियम के सोच के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। बिकॉज कई सिचुएशन जैसे घूरने वाले सिचुएशन में कंफ्यूजन भी रह सकता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। एग्जैक्टली क्या हुआ है से हट के हम बस दोनों लोगों को अलग करके समझा सकते हैं कि ये सुरक्षित जगह है। एक को हम बोल सकते हैं थैंक यू आपने हमें बताया, दूसरे को हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ का नियम है, आप प्लीज इसको फॉलो करो। आई थिंक हम अब ब्रेकआउट रूम भी बंद करने के लिए तैयार है। प्राची या किसी को अगर कुछ कंक्लूजन में कहना हो, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं। जैसे आज ही हमें एक सिचुएशन से पता चल गया कि अलग अलग इंडिया में अलग अलग लोगों कम्युनिटीज के अलग रिस्पॉन्सेज हैं। तो पर ये बात से सब सहमत हैं कि इन बाल सुरक्षा और बाल सुरक्षा नीति या रूल या पॉलिसी अगर हम बनाए तो अच्छा ही है सबके लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में हो। आई थिंक प्राची अब हम वापस मेन ग्रुप में जा सकते हैं। कोई कुछ कह रहा था? मैडम मैं तो थोड़ा बात बोलना चाहता था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए कुछ मैकेनिज्म होता है कि चाइल्ड लाइन, विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं चाइल्ड लाइन वायलेशन के। आई थिंक उसमें पूर्णिमा मैम आपने चैट बॉक्स में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया था कि जो हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करना क्यों कई बार थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन हो सकता है। आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे क्विकली, लास्ट लाइन पूर्णिमा मैम? मृदुला मैम आप बोलेंगे? I mean, हमारे लाइब्रेरी में अडल्ट्स के अब्यूज का भी सिचुएशन हुआ है, जिसमें हमने देखा कि पुलिस के पास जाने से पहले ऑर्गेनाइजेशंस जो इसमें स्पेशलाइज करते हैं, लाइक जेंडर से रिलेटेड हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के पास गया, चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड नॉन प्रॉफिट्स हैं। आई मीन लाइब्रेरी में हम चाइल्ड सेफ्टी बनाते हैं और उसको बनाने का इम्पोर्टेंस मानते हैं, बट कई बार हम स्पेशलिस्ट नहीं हैं, तो इसमें हम एक स्पेशलिस्ट के पास भी जा सकते हैं। और अपने आसपास कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, और आजकल दूर में ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहले से हम उनके साथ कांटेक्ट करें, शायद ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट करें। जूम से बहुत सारी चीज़ें हो रही है या किसी और टेक्नोलॉजिकल कनेक्शन से, तो हम किसी भी चीज़ से दूर नहीं है। एंड आई थिंक सीधा पुलिस के पास जाने से पहले इट इज़ अ गुड आइडिया कि to involve non-profit organizations who work for child safety, जो child safety में काम करते हैं। कई बार वो इस जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, उनके पास ट्रेनिंग है कि इस ट्रिकी सिचुएशन को कैसे संभालना है, जिसमें बच्चे का सेफ्टी के लिए हम पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर कहाँ तक उसका सेफ्टी बनेगा और कहाँ तक उसका डेंजर बढ़ेगा। थैंक यू सो मच मृदुला मैम इसका आंसर करने के लिए। अभी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली और क्वेश्चंस लेने का समय नहीं है, तो मैं ब्रेकआउट रूम क्लोज करने वाली हूँ और हम आज के सेशन को मेन रूम में कंक्लूड करेंगे। थैंक्स।